सारी रोटी टेढ़ी टेढ़ी है और जली हुई क्यों है? मम्मी जी, आप गुस्सा मत करना, मैं आपको सब बताती हूँ। अनु बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसको बोलने की बहुत आदत थी। उसकी चिक चिक की आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहा करती। एक दिन उसको खाली बैठी फोन चलाते देखकर उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, जब देखो मोबाइल में घुसी रहती है, कुछ काम कर लिया कर। कल को तेरी सास मुझे ताने देगी कि लड़की को कुछ सिखाया ही नहीं। माँ, आप मेरे लिए रिश्ता देखो, देखना मैं 3 महीने में ही सारे काम सीख लूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे घर का काम करना ब्रेड पर मक्खन लगाने जितना आसान हो। बस बोल दिया और हो गया। जब करेगी ना तो नानी याद आएगी। माँ, कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ। आप मुझे सिखाओगी ना तो मैं सब सीख जाऊंगी, और कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो आप है ना, फिक्र मत करो। तुझे समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अंबिका ये बोलकर उसे उसके हाल पर छोड़कर ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और उसके लिए किस्मत से एक कुणाल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का अच्छे परिवार का था। ये देखकर अंबिका अनु से उसका रिश्ता खुद ही पक्का कर देती है। अंबिका अनु को घर का सब काम सिखाती है, लेकिन अनु को रोटी बनानी नहीं आ पाती। बीतते समय के साथ अनु और कुणाल की शादी भी हो ही जाती है और अनु भी बहू बनके अपने ससुराल आती है और उसकी सास उसकी पहली रसोई के दिन उससे आकर कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना दे जिसको खाकर बस दिल खुश हो जाए और मैं पहले ही दिन तिजोरी की चाबी तेरे हाथों में रख दूं। जी माँ जी, आप सब नाश्ते की टेबल पर चलिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने बहुत कुछ बनाया है आज सबके लिए और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद भी आएगा। अनु इतना कहकर सबके लिए खीर, सब्जी, पास्ता और चावल बनाकर लाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और इतना सब कुछ बना देखकर उसका पति कुणाल कहता है, अरे वाह, मुझे नहीं पता था अनु, तुमको इतना सब कुछ बनाना आता है। पर बहू, एक बात समझ नहीं आई, तूने इतना सब कुछ बनाया लेकिन रोटी या पराठे क्यों नहीं बनाए? हमारे घर में तो कोई भी चावल नहीं खाता। तू मेरे लिए जल्दी से 2 रोटी सेक दे। लो, कर लो बात। इतना सब कुछ बनाया ताकि ये लोग रोटी न मांगे, और ये लोग रोटी ही मांग रहे हैं। भगवान बचा ले। अरे माँ, वो इतना सब बनाकर थक गई होगी, आज चावल ही खा लेते हैं, रोटी रात को खा लेंगे। सच कहा है किसी ने, पति भगवान समान होता है। भगवान से मदद मांगी और पति ने कर दी। चलो, अच्छा हुआ बच गई मैं। सही है बहू, अभी तो तू नई है और तेरा पति अभी से तेरी साइड ले रहा है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ना जाने आगे क्या क्या होगा। अब मैं तो बस अब एक कोने में पड़ी ही रहूंगी। क्या माँ, आप भी क्यों बेचारी को ताने देकर डरा रहे हैं? अनु, माँ ऐसी नहीं है और वो बस तुम्हारी टांग खींच रही है। चलिए अब मैं ऑफिस जाता हूँ, लेट हो रहा है। नाश्ता करके कुणाल ऑफिस चला जाता है और शाम को अनु रसोई में रोटी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ना ही रोटी बनती है और ना ही सेकी जाती है। और उसको कई देर तक रसोई से बाहर ना आते देखकर उसकी सास राधा रसोई में आती है और कहती है, बहू, कितनी देर हो गई तुझसे रसोई का काम नहीं हुआ क्या? हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है तूने रसोई का। आप गुस्सा मत करना, मैं आपको सब बताती हूँ। जिसके बाद अनु अपनी सास को बताती है कि उसे सब काम आता है, लेकिन रोटी बनानी नहीं आती। ये सुनकर राधा उस समय तो उसका साथ देती है और सबके लिए रोटी बना लेती है। अब राधा आए दिन अनु को रोटियां बनाना सिखाया करती, लेकिन अनु पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन बीतते हैं और एक दिन राधा अपनी बहू में कोई सुधार ना देखकर अपनी पड़ोसन आरती के पास जाकर कहती है, क्या बताऊं आरती, सोचा था बहू आएगी तो महारानी बनकर रहूंगी और उसने तो मुझे नौकरानी बना रखा है। पर तू तो बता रही थी कि तेरी बहू घर का सारा काम कर लेती है, फिर नौकरानी कैसे हुई तू? अब क्या बताऊं बहन, देख, घर का झाड़ू पोछा तो मैं नौकरों से भी करवा लूं, पर एक माँ अपने बेटे की शादी करती है ताकि उसकी बहू उसे 2 रोटी सेक कर खिला सके, पर इसको तो वो भी नहीं आता। अब तो तेरी मुसीबत का एक ही हल है। बताना क्या हल है, आखिर क्या करूं? राधा ये कहती है और आरती उसके कान में एक तरकीब बताती है, जिसे सुनकर राधा बहुत खुश होती है और अपने घर आकर अपनी बहू को कहती है, सुन बहू, तुझसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तो ध्यान से सुन और खोपड़ी में बैठा ले। जी माँ जी, ऐसी भी क्या बात है, आप बताइए ना।
बहू, मैंने तेरी शादी जल्दबाजी में करवाई और इस वजह से कई लोग शादी में नहीं आ पाए। तो जल्दी से उठ जाना और सब खाना बना देना। सब मेहमान तेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। मैंने उनके आगे तेरी बहुत तारीफ की है कि तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। पर माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। मैं सब खाना बना दूंगी, बस रोटी आप सेक देना। ठीक है बहू, तू बाकी के खाने का काम संभाल लियो और रोटियां मैं बना दूंगी। हम दोनों मिलकर सब काम आराम से संभाल लेंगे। ये बोलकर राधा तो अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन जब अनु राधा के कमरे में सुबह की चाय लेकर जाती है तो देखती है कि उसने अपने हाथ पर पट्टी बांधी है। और उसे देखकर अनु कहती है, माँ जी, ये आपके हाथ पर अचानक क्या हो गया? कल तक तो आप ठीक थी। मत पूछ बहू, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है। अब क्या कर सकते हैं, उम्र ही ऐसी है। पर माँ जी, आपको ये हाथ में अचानक इतनी चोट लगी कैसे, ये तो बताइए। अरे अब चोट पूछ कर थोड़ी लगती है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं नाटक कर रही हूँ। रात को बाथरूम जाते हुए फिसल गई और लग गई। पर माँ जी, आज तो घर पर मेहमान आने वाले हैं और अब उनके लिए रोटियां कौन बनाएगा? तू बनाएगी और कौन बनाएगा? देख बहू, अब तेरी सास और ससुराल की इज्जत तेरे हाथों में है। तुझे ही सब संभालना है। ये बोलकर राधा अपने कमरे में से बाहर चली जाती है। और शाम को बहुत सारे लोग उसके घर दावत पर अनु को देखने आते हैं। अनु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर अपनी सास की इज्जत रखने के लिए वो धीरे धीरे और मेहनत से रोटियां बेलना और सेकना शुरू करती है। धीरे धीरे उससे रोटी गोल बनने लगती है और सेकते हुए जलती तक नहीं है। और फिर अनु के अंदर आत्मविश्वास जाग उठता है और वो रोटियां बनाती रहती है। थोड़ी देर बाद राधा रसोई में आती है और बनी हुई रोटियों का ढेर देखकर कहती है, बहू, बाहर 10 लोग आए हैं और तू तो रोटियां बनाए जा रही है। रुक जरा, गिनू कितनी है। 1 2 3 50 100। राधा रोटियां गिनती है और अपनी बहू से कहती है, तू तो बोली थी तुझे रोटियां बनाना नहीं आता, लेकिन तूने तो बहुत अच्छी रोटी बनाई है। मुझे बताएगी कि ये सब कैसे हुआ और तूने इतनी रोटी क्यों बना दी? माँ जी, मुझे सच में रोटी बनानी नहीं आती और ये बात आप भी जानती हो। लेकिन यहाँ बात आपकी इज्जत की थी तो मैंने रोटी बनानी शुरू की। शुरू में थोड़ी खराब बनी, लेकिन फिर मैंने आराम से बनाई और देखो, मैं अब रोटी बनाना सीख गई हूँ। फिर मुझे मजा आने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 100 रोटियाँ बना दी। अच्छा, मेरी 100 रोटी बनाने वाली बहू, अभी रुक जा, नहीं तो आज मुझे तेरे नाम से गली में भंडारा करवाना पड़ जाएगा। जी माँ जी, रुक जाती हूँ। आप सबके लिए खाना लगाने में मेरी मदद कर दीजिए। रही इन बची हुई रोटियों की बात, तो कुछ देर में मैं इनके साथ जाकर इन रोटियों को गरीबों में बांट आऊंगी। ये कही ना बहू तूने दिल को लगने वाली बात। चल मुझे दे, बर्तन में खाना लगा दूं बाहर। ये बोलकर राधा जिस हाथ से उसके चोट लगी थी उसी हाथ से बर्तन को पकड़ती है, जिसे देखकर अनु समझ जाती है कि उसकी सास उसको रोटी बनाना सिखाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी। लेकिन ये नाटक उसकी भलाई के लिए था, इसीलिए वो बुरा नहीं मानती और इस तरह राधा की रोटी ना बना पाने वाली बहू 100 रोटियां बना देती है। देर रात को सीता के घर में गाना बज रहा था। तभी सीता और उसके पति वैभव की आंख खुलती है और वो गाने का पीछा करते हुए हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अनमोल गाना गाते हुए डांस कर रही है। आमी जे तोमार, शुधु जी तोमार। देख रहे हो अपनी बेटी को कैसे गाना गाते हुए डांस कर रही है? हाँ देख रहा हूँ, पर हमारी बच्ची इस बात से तो अनजान है ना कि वो नींद में नाचती है। अरे यही हाल रहा तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे? और अब ये मत बोलना कि अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। शादी लायक तो हमारी बच्ची हो गई है, लेकिन हम अपनी अनमोल की शादी ऐसे नहीं करवा सकते हैं ना। अरे अगर कहीं वो अपने ससुराल में नींद में नाचने लगी तो? जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अनमोल यानी सीता की बेटी को नींद में नाचने की बीमारी थी और उसकी इस बीमारी से उसके माता पिता काफी परेशान थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बीमारी का क्या किया जाए। सीता और वैभव के सामने इससे भी कई बड़ी परेशानियां थी।
जो कि ये थी कि अनमोल को कुछ याद नहीं रहता था। और इसी बात से परेशान सीता और वैभव अनमोल को पकड़कर उसके बेड पर लेटा देते हैं और उसके कमरे की लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अरे सुनती हो? जी बोलिए, क्या बात है? बड़े ही खुश लग रहे हैं। आपकी इस खुशी के पीछे राज क्या है? इस खुशी का राज है हमारी बेटी का रिश्ता। रिश्ता मतलब? अरे हमारी बेटी के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है। वैभव के मुंह से ये बात सुनकर सीता काफी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद सीता अपनी बेटी अनमोल को भी ये बात बता देती है और शादी की बात सुनकर अनमोल भी खुश हो जाती है। ऐसे ही अब अगले दिन अनमोल को देखने नैना अपने बेटे अनुभव के साथ आती है और अनमोल को देखकर कहती है, भाई साहब, हमें तो अनमोल बहुत ही पसंद है। अनमोल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद हमारे सामने चांद आ गया हो। तो चलिए मुंह मीठा करते हैं फिर। इस तरह से अब दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ ही समय में अब अनुभव और अनमोल की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही अनमोल सबका दिल जीत लेती है और अब रात को जब अनमोल और अनुभव सो रहे थे तब अचानक से अनमोल लेटे लेटे ही नाचने लगती है। तभी अनमोल की एक लात अनुभव को लगती है और अनुभव बेड से नीचे जा गिरता है। गिरने के बाद एकदम से उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि अनमोल बेड पर लेटे हुए अपने हाथ पैर चला रही है। अरे अनमोल, ये क्या कर रही हो? इस तरह से हाथ पैर क्यों चला रही हो? तुम इस तरह से अपने हाथ पैर क्यों चला रही हो? अनुभव के बार बार बोलने पर भी अनमोल की आंखें नहीं खुलती और अब बेचारा अपना तकिया और एक चादर लिए सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह जब अनमोल किचन में खाना बना रही थी तभी उसकी सास नैना उसके पास आती है और उससे बोलती है, बहू, क्या बात है? आज सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन अनुभव अभी तक उठकर नहीं आया। आखिर बात क्या है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन वो अभी सो रहे हैं। सो रहा है? इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोता। कुछ देर बाद अब अपनी आंखें मीचता हुआ अनुभव आता है और हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। उसको देखकर नैना कहती है, अनुभव, तू ठीक तो है ना? माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अगर सब ठीक है तो तू आज इतना लेट क्यों उठा? अब क्या बताऊँ माँ, आपकी बहू ने मुझे कल रात सोने ही नहीं दिया। अनुभव आगे कुछ बोलता कि तभी अनुभव के पापा आकर उससे कहते हैं, नालायक, ये सारी बातें बताने वाली होती हैं क्या, जो तू इस तरह से अपनी माँ से ये सब बोल रहा है? अरे पापा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। चुप कर बेवकूफ कहीं का। अरे नैना, तुम में कोई शर्म लिहाज बाकी है या नहीं, जो अपने बेटे के मुंह से उसकी रात की बात सुन रही हो? अरे मैं कहाँ सुन रही हूँ, मैंने तो बस पूछा है कि वो इतना लेट क्यों उठा है। हाँ तो, अरे भाई, बेटे की नई शादी हुई है, ये जानते हुए भी तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अब चाय लेकर आओ। अनुभव के पिता अपने आगे ना तो अपने बेटे की सुनते हैं और ना ही अपनी पत्नी की, और सभी को उनके कामों में लगा देते हैं। ऐसे ही अब रात को जब सब सो जाते हैं तो रात के 12 बजे उनके कानों में किसी गाने की आवाज आती है। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन। उस आवाज को सुनकर अब सभी की आंखें खुल जाती है और सब घर के लोग आवाज का पीछा करते हैं। आवाज का पीछा करते करते अनुभव, नैना और नैना का पति तीनों हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अनमोल अपनी आंखें बंद करके गाना गाते हुए नाच रही है। ये देखकर नैना बहुत डर जाती है और डर कर कहती है, बेटा अनुभव, ये क्या हो गया बहू को? बहू के ऊपर कोई प्रेत है क्या? माँ, मैं यही तो आज सुबह आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था। अरे चुप करो तुम दोनों, बहू को कुछ नहीं हुआ है। अजी, तुम्हारी आंखें हैं या बटन जो दिखाई नहीं दे रहा? अरे जरा अपनी आंखों के बटन खोलकर देखो, हमारी बहू से मंजुलिका बन गई है। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो जाओ ना, उसको रोक के दिखाओ। अरे भाग्यवान, मैं उसका ससुर हूँ, अच्छा नहीं लगता ना? आहा, अब बड़ा ससुर का ओहदा याद आ रहा है। हाँ। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप कुछ करो ना। हाँ बेटा, मैं बहू को आवाज लगाकर देखती हूँ, क्या पता बहू अपने होश में आ जाए। बहू, मेरी प्यारी बहू। नैना इतना बोलती ही है कि तभी अनमोल अपनी बंद आंखों वाले चेहरे को अपनी सास की तरफ घुमाती है, लेकिन उसकी बंद आंखें देख मानो उन सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ऐसे ही रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सोया नहीं था।
और अब अपने आप अनमोल नाचते हुए जैसे तैसे अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। माँ, मैं इसके पास नहीं सोऊंगा, मुझे डर लग रहा है। बेटा ये तेरी पत्नी है, तुझे इसको संभालना होगा, इसलिए तुझे यहाँ पर सोना भी होगा। इतना बोलकर अब नैना और नैना का पति अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं अब अनुभव भी डरते हुए अनमोल के पास सो जाता है। अब सुबह जब अनमोल जागती है तो सभी को सोता देखकर हैरान थी। अनमोल सभी का इंतजार करने लगती है और अगले 1 घंटे बाद जब सभी उठकर आते हैं तब अनमोल सबसे कहती है, मम्मी जी, पापा जी, अनुभव जी, आप लोग इतनी लेट क्यों उठे हैं? बहू, तूने हमें सोने ही कहाँ दिया? मतलब क्या मतलब? तुझे कुछ याद नहीं है रात को तूने क्या किया था? नहीं मम्मी जी, मैंने कल रात को क्या किया था? देखा, इस पर कोई चुड़ैल है, तभी तो इसको रात का कुछ भी याद नहीं है। बेटा अनुभव, मैं तो कहती हूँ कि किसी तांत्रिक को ले आ यहाँ पर। अरे भाग्यवान, तांत्रिक को भी बुला लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इसके माँ पापा को बुला लो। अरे कल को कुछ हो गया तो हम पर इल्जाम तो नहीं आएगा ना? आप लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? बहू, कल रात की बात कर रहे हैं, तुझ पर किसी चुड़ैल का साया है। क्या मम्मी जी, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? अब जानती है ना कि हम 21st सेंचुरी में हैं। हम जानते हैं, लेकिन जो तुमने रात में किया ना, उसके आगे हमें इस भूत प्रेत पर विश्वास करना पड़ रहा है। अब क्या था, अनुभव अनमोल के माता पिता को बुलाता है और जब सीता और वैभव आते हैं तब वो उनको सारी बात बताते हैं। ये जानकर सीता कहती है, समधी जी, समधन जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर कोई भूत या आत्मा का साया नहीं है। अगर उस पर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है तो रात को वो ऐसे क्यों कर रही थी? और सबसे बड़ी बात कि आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि हमारी बेटी को नींद में नाचने की बीमारी है और इसका ये सच हमने आप लोगों से छुपाया है। आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? समधी जी, हमने इसका इलाज बचपन में करवाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बुरी चीज अपनी छाप छोड़ ही देती है। ठीक वैसे ही मेरी बेटी की बीमारी ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरी बेटी अनमोल अब ज्यादा थक जाती है तो वो अक्सर नींद में नाचने लगती है, और सबसे बड़ी बात, उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। अनमोल के ससुराल वाले काफी समझदार और नेक दिल के थे, इसीलिए उन्होंने उसकी इस बीमारी पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अनमोल को उसकी इस बीमारी के साथ भी अपनाया। सौम्या अपनी सास के साथ हॉल में बैठी हुई थी कि तभी उसकी ननद रोते हुए घर आती है, वो भी अपने सारे सामान के साथ। जिसके बाद वो आते ही अपनी माँ हेतल के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, माँ देखो ना, उन लोगों ने क्या किया। अब मैं उनके घर कभी वापस नहीं जाऊंगी। अरे चुप कर, पहले ये तो बता हुआ क्या है। दीदी, पहले आप आराम से बैठ तो जाओ और आराम से बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप अपने ससुराल को छोड़कर सब सामान लेकर यहाँ आ गई हो। मेरी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं और मेरी सास और ननद को लगता है कि मैं उनके लिए अपशगुनी हूँ। ये कहकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ये सब ना जरूर मेरी ननद का किया धरा है, उसी ने मेरी सास को भड़काया है। ये कोई बात नहीं हुई, आप आराम करिए कमरे में जाकर। हम दोनों कुछ न कुछ जरूर सोच लेंगे और मेरा वादा है आपसे कि आपकी सास खुद हाथ जोड़कर आपको लेने के लिए आएंगी। सौम्या के कहने पर निधि अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जिसके बाद सौम्या अपनी सास के साथ अपनी ननद के ससुराल में जाती है, जहां निधि की सास किंजल और उसकी ननद पाखी सोफे पर बैठे हुए थे कि उनको देखकर सौम्या बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी ननद को अपशगुनी बोलकर मायके वापस कैसे भेज सकती हैं? और पाखी तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लो कर लो बात, अब सच को भी सच ना बोलूं क्या? जब से भाभी हमारे घर में आई है, भाई का बिजनेस ठप पड़ गया, माँ को शुगर निकली और मैं एग्जाम में फेल हो गई। और एक दिन में इनको अपने साथ बस में मंदिर लेकर गई थी और आते ही खबर आई कि सरकार ने जो महिलाओं के लिए बस का किराया फ्री किया है वो हटने वाला है। ये सब मेरी अपशगुनी भाभी के घर में आने से ही तो हुआ है। पाखी तो इतनी पढ़ी लिखी है, अगर तू ये सब कह रही है तो सही ही होगा। अरे किंजल जी, आप भी तो एक बेटी की माँ हैं। मेरा दर्द आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करिए। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। भाभी इस घर में वापस नहीं आएगी। सौम्या और हेतल ये सुनकर निराश होकर अपने घर लौट आते हैं और अब निधि भी उदास रहा करती, ना किसी से बात करती, ना कुछ ढंग से खाती पीती। उसका ये हाल
अब सौम्या से देखा नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो अपने कॉलेज के दोस्त मोहित के पास उससे मिलने उसके ऑफिस जाती है और जाकर कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे सौम्या, बड़े दिन बाद नजर आई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद ये कहकर सौम्या मोहित को सब कुछ बताती है और मोहित से पाखी के साथ झूठा प्यार का नाटक करने को कहती है ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। मोहित भी सौम्या को अपनी बहन मानता था। वो इस नाटक के लिए राजी था। जिसके बाद अगले दिन जब पाखी बस का वेट कर रही थी तो मोहित अपनी कार से आता है और पाखी से कहता है, आइए बैठ जाइए, मौसम कभी भी खराब हो सकता है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, आप मुझे क्यों छोड़ेंगे भला? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। पर पता नहीं, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं आपको सदियों से जानता हूँ। मौसम खराब होने वाला है, बैठ जाइए। मोहित ने इतना बोला ही था कि अचानक तेज हवा चलने लगती है और मौसम खराब होता देख पाखी कार में बैठ जाती है और पूरे रास्ते मोहित और पाखी बहुत बातें करते हैं और नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। जिसके बाद उन दोनों को प्यार हो जाता है। वैसे तो मोहित का प्यार नाटक था, लेकिन अब वो सच में पाखी को दिल दे बैठा था। वक्त गुजरता है और एक दिन पाखी एक पार्क में मोहित से मिलकर उससे कहती है, मोहित, हमको मिलते हुए महीना हो गया। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगो। मैं भी तुमको चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे घर कल अपनी माँ को लेकर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। ये बोलकर मोहित चला जाता है और सौम्या को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद सौम्या एक पुराने जमाने की साड़ी पहनकर बड़ा सा पल्ला करके मोहित के साथ पाखी के घर आती है। आइए बहन जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अरे अरे, कैसी परेशानी बहन जी, आपको तो यहाँ सभी जानते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से घर मिल गया। पर पता नहीं आपको आपके पड़ोसी बोल रहे थे कि आपने अपनी बहू को अपशगुनी बोलकर मायके भेज दिया। क्या बताऊँ बहन, वो थी ही अपशगुनी। जब से इस घर में आई थी सब खराब ही होता चला गया। देखो उसके जाते ही मेरी बेटी का रिश्ता भी हो रहा है। वैसे इतना बड़ा घूंघट आपने क्यों किया हुआ है? वो मैं थोड़े पुराने जमाने की औरत हूँ, मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती, इसलिए। खैर, नेक काम में देरी कैसी, चलो रोका कर ही लेते हैं। जिसके बाद सौम्या मोहित और पाखी का रोका करवाकर मोहित को लेकर घर चली जाती है और एक हफ्ते बाद जब किंजल और पाखी हॉल में बैठे होते हैं तो सौम्या बड़ा सा घूंघट डालकर मोहित के साथ आती है और उसको देखकर किंजल कहती है, अरे आप और मोहित बेटा यहाँ इस समय? कोई बात थी तो हमें बुला लिया होता या कॉल कर देते। बात ही ऐसी थी कि मुझे खुद ही यहाँ आना पड़ा। क्या बात आंटी जी, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपको ऐसे आना पड़ा? बताइए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो बेटी, मुझे माफ करो, ये रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपने लिए कोई और रिश्ता देख लो। ये आप क्या कह रही है बहन जी? दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप ये बोल रही हैं? मोहित बेटा, अपनी माँ जी को समझाओ। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, हमारे घर में बड़ों के आगे बोलने की परंपरा नहीं है। देखो, बुरा मत मानो बहन, पर आपकी बेटी मनहूस है। जब से इससे रोका किया है, मोहित के पापा को पाइल्स हो गई है और हमारे पड़ोसी की गाय भी मर गई। मोहित को 2 बार जुलाब भी हो गया। आप कैसी बातें कर रही हैं ये? ऐसा कुछ भी नहीं होता। शगुन और अपशगुन तो बस मन का वहम होता है। मोहित, तुम समझाओ ना आंटी को। मैं क्या समझाऊं? तुमने तो खुद अपनी भाभी को अपशगुनी बोलकर घर से निकलवाया था और खुद ये बोल रही हो। अरे, मैंने भाभी को इसलिए निकलवाया क्योंकि मेरी उनसे बनती नहीं थी, मुझे वो पसंद नहीं थी, वरना मेरी भाभी में कोई कमी नहीं थी। ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। मैं फेल हुई क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिए। माँ को शुगर हुआ क्योंकि वो मीठा खाती थी। सौम्या ये सुनकर घूंघट हटा कर कहती है, और तुमने ये सब कुछ जानते हुए भी अपनी भाभी के साथ ये सब किया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पाखी, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। भले ये नाटक मैंने सौम्या के कहने पर किया हो, मैं तुमको दिल से चाहने लगा, पर तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मेरी असली माँ को भी तुम मनहूस बोलकर घर से निकाल दो। अगर तुम्हारी उनसे भी ना निभी तो? चलो माँ, I mean सौम्या। रुको मोहित, मेरी बात सुनो। मुझसे गलती हो गई मोहित, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भले ही तुम मुझसे कोई रिश्ता ना रखो, लेकिन मैं अपनी गलती अब जरूर सुधारूंगी। हाँ बेटा, तुमने और सौम्या ने हम दोनों की आंखें खोल दी, वरना हम दोनों तो खुद ही अपने घर को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। देखिए, हमारा काम आपको आईना दिखाना था, वो हमने कर दिया। बाकी जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अब हम चलते हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक कर देती हो पाखी, तो मैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में एक बार जरूर दोबारा सोचूंगा।
उम्मीद है तुमने जो जो गलती अपने अतीत में की है तुम सब जल्दी ही ठीक कर लोगी। ये बोलकर मोहित सौम्या के साथ वहाँ से चला जाता है और किंजल और पाखी को अपनी गलती का एहसास तो हो ही चुका था, जैसा कि हर कहानी के अंत में होता है। और उसके बाद वो निधि से हाथ जोड़कर माफी मांगकर उसे घर वापस लाते हैं और इस तरह सौम्या अपनी अपशगुनी ननद को, जो कि मायके वापस आई थी, उसको खुशी खुशी ससुराल भेजती है और अपना वादा पूरा करती है। जिसके बाद वो मोहित के असली घर वालों से बात करके मोहित और पाखी का रिश्ता दोबारा फिक्स करवाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीलम हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की को देखती है और उस लड़की को देख वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है, बहू तू जिंदा है? आंटी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? किसकी बहू और कैसी बहू? तो मेरी बहू है बेटा। आपको कोई गलत फहमी हुई है आंटी जी। मैं तो यहाँ एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर निशा। मैं आपकी बहू नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और नीलम उसको बार बार अपनी बहू बोलती है। आखिर नीलम डॉक्टर निशा को अपनी बहू क्यों बोल रही है, आइए जानते हैं। नीलम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर निशा हूबहू उसकी बहू जैसी दिखती है। कुछ दिनों बाद एक बार फिर नीलम निशा के पास जाती है और उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अरे आंटी, मैं सच में आपकी बहू नहीं हूँ। हाँ, मैं जान गई कि तुम मेरी बहू नहीं हो, लेकिन तुम बिल्कुल मेरी बहू जैसी दिखती हो। क्या तुम कुछ महीनों के लिए मेरी नकली बहू बनोगी? ये क्या बोल रही हैं आप? मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा है, पर ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। क्या हुआ है आपके बेटे को? मैं बताती हूँ। आज से 4 दिन पहले नरेश अपनी पत्नी विभा और मां नीलम के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। नरेश को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। नरेश भरपूर धन दौलत के साथ दया से भी पूर्ण था और अगर कोई नरेश से कोई मदद मांगता तो नरेश उसकी मदद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। ऐसे ही एक दिन नरेश अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई है इस घर में? जी बाबा, बोलिए। बेटा, मैंने कुछ समय से कुछ भी खाया नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। अरे हाँ हाँ, जरूर बाबा, मैं आपको कुछ नहीं बहुत कुछ खाने के दूंगा। अरे विभा, जरा कुछ खाने को तो लाओ बाबा को, बाहर दरवाजे पे भूखे खड़े हैं। जी अभी लाई। कुछ देर बाद विभा खाने को लाती है और जब वो बूढ़ा व्यक्ति खाना खाकर जा रहा होता है तो नरेश उसको रोककर उसके हाथ में पैसे थमा देता है। ये देख वो बाबा बोलते हैं, बेटा, भगवान हमेशा तुझ पर मेहरबान रहे, भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ नीलम चुपचाप देख रही थी और जैसे ही वो बाबा वहाँ से जाते हैं वैसे ही नीलम अपने बेटे नरेश से बोलती है, बेटा तू सबकी मदद करता है, अच्छी बात है, लेकिन यूँ इस तरह अनजान को अपने घर में मत घुसाया कर। माँ, वो एक गरीब आदमी था और गरीबों की मदद करना पुण्य का काम होता है। अच्छा चलो माँ, मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। इस तरह नरेश अपने ऑफिस चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब नरेश किसी न किसी काम से बाहर जाता रहता था और वो उस काम में इतना बिजी हो जाता है कि नरेश ना तो विभा को फोन कर पाता था और ना ही उससे बात। विभा नरेश की याद में हमेशा डूबी रहती थी और दुखी रहती थी। ये देख एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू तू क्यों अकेले अकेले लगी रहती है, क्यों इतना उदास रहती है तू? मम्मी जी, नरेश तो अब घर पर ही नहीं है। पता नहीं ऐसा कौन सा काम आ गया जो इतने बिजी रहने लग गए। बेटा हमारे नरेश का काम तो तू जानती ही है, वो अपने काम को होल्ड नहीं कर सकता और बहू इसलिए वो काम में इतना बिजी रहता है, फोन भी नहीं कर पाता और तुझे तो पता ही है उसको आए दिन बाहर जाना पड़ता है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन कम से कम वो मुझे एक कॉल तो कर सकते हैं ना। विभा उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और 3 दिन बाद नरेश अपने घर आता है और विभा उसको देखकर मानो उछल सी जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। विभा गले लगाकर नरेश से बोलती है, नरेश जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी। अरे विभा, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा काम कैसा है, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ।
हाँ, मैं मानती हूँ कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे एक कॉल भी नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और अपने बेटे से बोलती है। अरे बेटा तू आ गया, देख तो तेरी पत्नी तेरे लिए कितना बेचैन रहती है। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये बेचैन रहती है, लेकिन मेरे लिए मेरा काम भी जरूरी है ना माँ। अब तो आप ही इसको कुछ समझाइए। बेटा मैं तो इसको समझा समझा के थक गई हूँ। अरे अब छोड़ो इन बातों को और चलो चलकर खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है माँ। मुझे आपके हाथों का खाना खाना है। अब जल्दी से खाना दे दो। मुझे खाना खाने के बाद मैं आप दोनों को सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज देने वाले हैं आप? यही कि एक बार फिर से लंबे समय के लिए बाहर चले जाएंगे? अरे नहीं बाबा, पहले तुम खाना तो खा लो, उसके बाद ही मैं सरप्राइज दूंगा। पता नहीं ऐसा कौन सा सरप्राइज है। अब सभी लोग खाना खाकर हॉल में बैठ जाते हैं, जिसके बाद नरेश अपनी माँ और अपनी पत्नी से बोलता है। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं एक सरप्राइज दूंगा, तो अब वो सरप्राइज बताने का समय आ गया है। एंड मुझे पता है कि मेरे इस सरप्राइज से मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। अरे तो बता भी दे अब कि क्या है तेरा सरप्राइज। वो सरप्राइज ये है कि कल हम सभी बाहर जा रहे हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि हम फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। नरेश की बात से विभा खुश तो होती है, लेकिन वो उसको जताती नहीं और मुंह बनाते हुए उससे बोलती है। अरे वाह, आज आपको टाइम मिल ही गया हम लोगों के लिए। मिला नहीं है, निकाला है। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो ठीक है, मैं अपनी माँ के साथ जा सकता हूँ। क्यों माँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। सभी को हंसता हुआ देख अब विभा भी अपने गुस्से को थूक देती है और अगले ही दिन अब सभी अपनी फैमिली ट्रिप पर जा रहे थे। तभी नीलम बोलती है। नरेश जरा कार रोक, मुझे बाहर जाना है, थोड़ी घुटन सी हो रही है। ठीक है माँ। नरेश कार रोकता है और नीलम बाहर निकल जाती है। नीलम बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले रही थी, तो वहीं नरेश और विभा अपनी कार में बैठे हुए थे। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आता है और उनकी कार को टक्कर मारकर चला जाता है। नीलम की आंखों के सामने उसके बहू बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। ये देख नीलम को मानो उस समय एक सदमा लग गया और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसके पास नर्स और डॉक्टर खड़े थे। उसको देख नीलम बोलती है। मेरा बेटा, मेरी बहू, नर्स, मेरे बहू बेटे कहाँ हैं? देखिए, आपका बेटा तो बच गया, लेकिन आपकी बहू को हम नहीं बचा पाए। क्या? जी हाँ, हम आपकी बहू को नहीं बचा पाए और आपका बेटा कोमा में। वो कब होश में आएगा कब नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो जब भी होश में आएगा तब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। अभी उनकी दिमागी हालत बहुत कमजोर है। उनको उनकी पत्नी की मौत के बारे में कुछ नहीं बताइएगा। इतना बोलकर डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर अब नीलम फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा बेटा कोमा में है और उसकी आदत है कि जब भी वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी पत्नी को देखना चाहता है, और मैं चाहती हूँ कि जब वो होश में आए तो तुम उसकी विभा बनके उसके सामने आ जाओ। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तुम चली जाना। मेरे बेटे को बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नीलम को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख निशा उसकी नकली बहू बनने के लिए राजी हो जाती है, और जब वो नीलम के घर जाती है तो वो विवाह की तस्वीर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते जाते हैं और अब नरेश भी कोमा से बाहर आ जाता है और अब वो घर भी आ जाता है। निशा उसकी वाइफ बनकर उसकी सेवा तो करती है, पर कहीं न कहीं निशा का एहसास भी विवाह से बिल्कुल अलग था। वो 2 दिन बाद जब नरेश विवाह उस निशा को अपने गले लगाता है तब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि वो विवाह नहीं बल्कि कोई और है, और वो निशा से बोलता है। कौन हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो नरेश? मैं आपकी विभा हूँ। नहीं, तुम मेरी विभा नहीं हो। बताओ कौन हो तुम? निशा बार बार उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है और गुस्से में सामान इधर से उधर फेंकता रहता है। मेरी विभा कहाँ है? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नरेश की आवाज सुनकर नीलम वहाँ आ जाती है और उसको इस तरह तोड़फोड़ करता हुआ देख नीलम उसको रोकते हुए बोलती है। क्या हो गया तुझे? तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? माँ, मेरी विभा कहाँ है? और आपको क्या लगा कि इन 4 दिनों में ये औरत विभा का भेष लेकर मेरे सामने रहेगी तो क्या मैं इसको अपनी पत्नी का दर्जा दे दूंगा? माँ, मैं विवाह के एहसास से उसको पहचान जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर अब नीलम नरेश को सारी बात बता देती है। सच जानने के बाद
नरेश शांत होता है और वो रोते हुए निशा से बोलता है। निशा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया भी करता हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना किया, पर मुझे मेरी विवाह की यादों के साथ रहना है। तुम मेरे लिए मेरी 4 दिन की पत्नी और मेरी माँ की 4 दिन की बहू बनी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ रही होंगी। मैं समझ रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। इतना बोलकर निशा वहाँ से चली जाती है और नरेश अपनी विवाह की यादों के साथ रहने लगता है। भावना अपनी बेटी वंदना की शादी के लिए रिश्ता तलाश रही थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक बहुत अच्छे परिवार में जाए। कुछ दिनों बाद भावना के घर एक नीलम नाम की औरत अपने बेटे के साथ आती है। भावना और नीलम दोनों अपने बच्चों का रिश्ता पक्का करने के लिए मिले थे। नीलम का बेटा समीर भी वहीं था। सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ भावना की बेटी वंदना सबके लिए मटके में खिचड़ी लेकर आती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, अरे बेटा, ये क्या मटके में क्या लेकर आ रही है तू? रिश्ते के लिए आए हैं, तू मटके में क्या ला रही है? चाय पानी लेकर आना चाहिए था ना तुझे। जी, इसे खिचड़ी बहुत ही पसंद है और खिचड़ी तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए सबके लिए खिचड़ी ही लेकर आ गई। तो प्लेट में लेकर आती ना, लेकिन ये तो मटके में लेकर आ रही है। और मटके में खिचड़ी, ये आज तक कभी सुना नहीं। ये तो कुछ नया ही आया है। शायद आपको पता नहीं है, मटका खिचड़ी ही नहीं, और भी बहुत चीजें हैं जो मटके और कुल्हड़ में बनती हैं। मटके में बनी खिचड़ी का स्वाद ही अलग होता है। आप खाकर बताओ कैसी बनी है। ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को सेहत से ज्यादा स्वाद ही चाहिए, और तुम तो सेहत और स्वाद दोनों को ही एक बराबर करके चल रही हो। क्यों माँ? अरे पहले खा तो ले हम, फिर तो पता चलेगा ना इसका स्वाद कैसा है। बिना खाए तारीफों के पुल थोड़ी बांध देंगे। जी बहन जी, लीजिए खाइए, वरना सबको खिचड़ी दे बेटा। सभी लोग वहाँ मटका खिचड़ी खाने लगते हैं। जैसे ही सब लोग मटका खिचड़ी खाते हैं, वो खिचड़ी नीलम को बहुत अच्छी लगती है और वो बोलती है, सच में ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे नहीं पता था मटका खिचड़ी भी होती है, और वो भी इतनी स्वादिष्ट। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी होने वाली बहू को इतनी अच्छी खिचड़ी बनाने आती है। होने वाली बहू मतलब आपको वंदना पसंद है? हाँ, मुझे तो वंदना बहुत ही पसंद है, और बस समीर को भी वंदना पसंद होनी चाहिए ना। हमारे पसंद होने से क्या होता है, बच्चों को भी तो एक दूसरे को पसंद होना जरूरी है। हाँ हाँ, बात तो आप सही ही कह रही हो। आखिर वो बच्चों को ही साथ रहना है पूरी जिंदगी, तो उनकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है ना। बताओ समीर बेटा, तुम्हें वंदना पसंद है ना? जी जी, माँ को पसंद है और मुझे भी पसंद ही है, तो रिश्ता तो पक्का है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को वंदना पसंद है, हमें भी आपका लड़का समीर बहुत ही पसंद है। तो अब रिश्ता पक्का हो ही गया है। पंडित जी से तारीख निकलवाकर जल्दी ही शादी करवा देंगे दोनों की। जी जी, आप सही बोल रही हो। अब तो बस शहनाई बजने का इंतजार है, फिर हम अपनी बहू को अपने घर लेकर चले जाएंगे। सभी आपस में बातें करने लगते हैं और शादी की तारीख भी फिक्स कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों के घरों में रौनक लगी हुई थी। धीरे धीरे शादी का दिन आता है और भावना अपनी बेटी की शादी समीर से कर देती है। यहाँ वंदना शादी करके ससुराल आती है, तो नीलम वंदना का स्वागत करती है और सब अपने अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। अगले दिन जब वंदना की पहली रसोई थी, तो वंदना सबके लिए मटका खिचड़ी ही बनाती है। थोड़ी देर बाद समीर और नीलम दोनों खाना खाने के लिए आते हैं। तभी वंदना दोनों को मटका खिचड़ी परोसती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, अरे बहू, ये क्या है? आज तेरी पहली रसोई है और तूने आज के दिन ही मटका खिचड़ी बनाकर रख दी। हाँ माँ जी, वो शादी के चक्कर में इतने दिनों से ही दोनों घरों में बाहर का खाना पीना तो हो ही रहा था, तो मुझे लगा कि अब खिचड़ी ही बना देती हूँ सबके लिए, अच्छा हो जाएगा। हाँ बहू, तेरी बात तो सही है कि इतने दिनों से हम अनाप शनाप खा रहे थे, तो अब कुछ हल्का खाना चाहिए। लेकिन आज तेरी पहली रसोई है, इसमें तो कुछ अच्छा ही बनाना चाहिए था ना। हाँ माँ जी, लेकिन आप अच्छा तो रोज ही खा लेती हो, तो कभी कभी सादा खाना भी खाना चाहिए ना। और खिचड़ी से हल्का और सादा खाना कुछ और हो सकता है भला? नहीं, खिचड़ी तो सबसे अच्छा ही होता है खाने में। पर अभी घर पर 4 लोग आएंगे, तो क्या तू तब भी उनको ये मटका खिचड़ी ही बनाकर खिलाती रहेगी? सबको तो नहीं खिला सकती ना तू, तब तो कुछ अच्छा बनाना ही पड़ेगा। माँ, दूसरों को भी खिचड़ी खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? उनके लिए तो अच्छा ही होगा। जैसे आप लोगों को मटका खिचड़ी नहीं पता थी, अब पता चल गई, वैसे ही उन्हें भी पता चल जाएगी ना। बहू, मैं तुझे क्या बोल रही हूँ और तू क्या समझ रही है? मेरी बात ध्यान से सुन।
माँ रहने दो ना, वैसे भी जब मेहमान आएंगे तब उनके लिए कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। अभी जो है हमारे पास वही खाते हैं ना। और आपको तो वंदना के हाथ के मटका खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है, तो बस अब आराम से बैठकर खिचड़ी ही खाओ। आओ वंदना, तुम भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाओ। समीर सबको चुप करवाता है और सब एक साथ खाना खाने लगते हैं। नीलम को वंदना की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वो अपनी पहली रसोई के समय भी खाने में खिचड़ी लेकर आई, लेकिन वो अपने बेटे की बात सुनकर चुप रह जाती है और खाना खाने लगती है। धीरे धीरे करके दिन निकलते हैं। वंदना आए दिन रोज रोज खुद भी मटका खिचड़ी बनाती और सबको खाने को देती। जब वंदना का ये रोज रोज का ही हो रहा था, तो एक दिन नीलम परेशान होकर वंदना से कहती है, बहू मुझे पता है तुझे मटका खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सबको ही तेरी ये मटका खिचड़ी पसंद आए, इसलिए अब घर में कुछ और भी बना दिया कर। माँ जी, मैं तो वही बनाती हूँ ना जो सबके लिए अच्छा होता है। ये मटका खिचड़ी भले ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन फायदा तो सबका होता है ना इसे खाकर। अरे जब से तू आई है ना इस घर में बहू बनकर, तेरे साथ साथ हम सबने भी बस मटका खिचड़ी ही खाई है। बाकी सब चीजों का स्वाद तो जैसे भूल ही गए हैं कि कैसा होता है, इसलिए बस कर अब। फिर तो ये और भी अच्छी बात है कि आप बाकी चीजों का स्वाद भूल गए हो। इसमें अच्छा क्या है जरा बताइयो? तेरी वजह से अब हम बस ये मटका खिचड़ी ही खा रहे हैं। माँ जी, भले ही मेरी वजह से खिचड़ी खा रहे हैं आप लोग, लेकिन अब आप बाकी चीजों का स्वाद तो भूल गई हैं, तो वो खाने का भी मन नहीं करेगा ना, इसलिए ही तो अच्छा हुआ। बस कर तू अब, बहुत हो गई तेरी मटका खिचड़ी। उस दिन समीर भी बेचारा जबरदस्ती ही खा रहा था, तूने उसे टिफिन में भी यही दिया था ना। अब अगर तुझे मटका खिचड़ी खानी है तो खुद खा, हमें खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए और समीर के लिए खुद खाना बना लूंगी। लेकिन माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना क्यों बनाओगी? मैं हूँ ना यहाँ। तू है तभी तो मुझे बनाना पड़ रहा है। अब हमसे तो तेरी ये मटका खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, और तू मटका खिचड़ी के अलावा कुछ और बनाने से रही तो यही सही, मैं खुद ही बना लूंगी। नीलम इतना बोलकर अब आगे से वंदना की बनाई हुई मटका खिचड़ी को ना ही खुद खाती और अब ना ही अपना बेटे समीर को खाने देती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। नीलम दोनों के लिए खुद मिर्च मसाले वाला खाना बनाती है। कुछ दिनों बाद समीर का ये सब खा खा कर पेट दर्द होने लगता है और उसके पेट में गैस बन जाती है। समीर अपनी माँ और बीवी के पास जाकर कहता है, माँ मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद गैस बन गई है, चला भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ? रुक रुक, मैं तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, तू वो पिएगा तो तुझे थोड़ा ठीक महसूस होने लगेगा। देखा, ये गैस इसलिए ही बन गई है क्योंकि आप लोग मसाले वाला खाना खाने लग गए हैं। जब तक मेरी बनाई हुई मटका खिचड़ी खा रहे थे तब तक कुछ हुआ था नहीं ना? बहू तुझे अभी सब बोलना है या तेरा मुंह बंद भी होगा? माँ जी, अभी बोलूं या बाद में बोलूं, बात तो वही है ना। हाँ माँ, शायद नीलम सही ही बोल रही है, हमें उसकी बनाई हुई मटका खिचड़ी ही खानी चाहिए थी, कम से कम तबीयत तो ठीक रहती ना। अभी चल, मैं तुझे नींबू पानी और अजवाइन दे देती हूँ, ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर नीलम समीर को अजवाइन देती है, जिसे खाने के थोड़ी देर बाद समीर को अच्छा महसूस होता है। और जब समीर ठीक महसूस करने लगता है तो वो बोलता है, माँ भले ही हमें खिचड़ी पसंद ना हो, लेकिन अब हम हफ्ते में 3 दिन वंदना की बनाई हुई मटका खिचड़ी ही खाएंगे। हाँ, क्योंकि स्वाद के चक्कर में तबीयत को नुकसान थोड़ी दे सकते हैं हम। चलो माँ जी, आप मेरी बात मानकर हफ्ते में 3 दिन मटका खिचड़ी खाने के लिए मान तो गई हो, तो अब से मैं बाकी के दिन आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी और खाऊंगी भी। समीर की तबीयत खराब होने से सबको वंदना की बनाई मटका खिचड़ी ही खाना सही लगता है, और इस तरह घर में मटका खिचड़ी बनने के साथ साथ और तरह के पकवान भी कम मिर्च मसाले के साथ वंदना बनाने लगती है।